टू यू। हेलो हेलो, जय हिंद बेटा। सिद्धांत, आशीष, सुनीता, एयरफोर्स ऑफिसर MS सनी, अनामिका, अंकित, रमेंद्र, भंडारी जी, सोनू कुमार, जगन्नाथ, गौरी, हर्ष कुमारी, सपना, पंकज। चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो लास्ट क्लास जो थी हमारी दैट वाज ऑन मंडे, और मंडे के दिन हम लोगों ने किस चीज को डिस्कस किया था बेटा? वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिज्म, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द माउंटेन, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। इन सारी चीजों को हमने उस क्लास के अंदर पढ़ा था। प्लेन्स बच गए। ओके, तो आज हम इसी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, सभी लोगों को प्रॉपर आवाज आ रही है? प्रॉपर सभी लोग रेडी हो? थके तो नहीं हो? देखो, एक एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लेक्चर जो है हमारा बड़ा है, शांति के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वो सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, चलो तो प्लेन से शुरू करेंगे और उससे पहले प्लेट्यूज के एग्जांपल्स देखेंगे। लेक्चर का नाम क्या रहेगा? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक, हमारा लेक्चर क्या रहेगा? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओके, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको प्लेट्यूज बताए थे। तो प्लेट्यूज मैंने कितने टाइप के बताए थे, है ना? मैंने आप लोगों को बताए थे कौन कौन से प्लेट्यू। पहला आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, दूसरा आपका वोल्केनिक प्लेट्यू, तीसरा आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू, और चौथा आपका पिड माउंट प्लेट्यू। इन प्लेट्यूज को बताया था। प्लेट्यूज के बाद मैंने आप लोगों को प्लेन्स को बताया था। प्लेन्स किस किस टाइप के थे? एक हमारा स्ट्रक्चरल प्लेन था, नहीं प्लेन्स अभी नहीं बताया, प्लेन्स बताऊंगा। माउंटेन्स का बताया था, तो फोल्ड माउंटेन बताए थे। फोल्ड माउंटेन के बाद ब्लॉक माउंटेन बताए थे। ब्लॉक माउंटेन के बाद आपको वोल्केनिक माउंटेन बताए थे। तो इस तरह से हमने माउंटेन्स को भी डिस्कस कर लिया था। प्लेट्यूज का एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से प्लेट्यूज हमारे यहाँ मौजूद है। तो देखो, कोलंबिया, कोलोराडो प्लेट्यू, ये आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका के अंदर। कौन सा? कोलंबिया एंड कोलोराडो। ठीक है, उसके बाद अपल्शियन और लोरेशियन, इसको शील्ड बोलते हैं, जो वोल्केनिक प्लेट्यू। तो लोरेशियन प्लेट्यू देखने को, पिड माउंट प्लेट्यू देखने को मिलता है, जो माउंटेन के एकदम नीचे है। फिर इसकी बात करें तो एंटीप्लानो प्लेट्यू और पेटागोनियन प्लेट्यू, ये दोनों आपको कहां देखने को मिलते हैं? साउथ अमेरिका के अंदर। और इंपोर्टेंट प्लेट्यू दैट इज द ब्राजीलियन प्लेट्यू। रेसिडुअल माउंटेन भी हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल सही। तो ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर मौजूद प्लेट्यू हो गए। आपको क्या करना है? आप दो तरीके से इनको लर्न कर सकते हो। पहला कि आप वर्ल्ड मैप आते हैं ना, 1-1 रुपए के, हमारे टाइम पे तो आते थे 1 रुपए का वर्ल्ड मैप, जाकर के वो A4 साइज का पन्ना आता था, देखा होगा। ऐसे आप ना 10 तो वर्ल्ड मैप लेकर के आ जाओ, और 10 फिजिकल मैप ऑफ इंडिया लेकर के आ जाओ, है ना? 10 वर्ल्ड के फिजिकल मैप और 10 वर्ल्ड के 10 इंडिया के फिजिकल मैप, उनको हमें यहाँ पर उसके अंदर ये चीजें प्लॉट करनी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इधर फिर आपका हो जाएगा सेंट्रल मासिव, फिर उसके बाद सेंट्रल रशियन हाईलैंड, और उसके बाद साइबेरियन प्लेन्स तो अलग हो जाएगा, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू ये हो जाएगा। ठीक, नीचे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अरेबियन प्लेट्यू, इथोपियन हाईलैंड्स, इसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू एंड तिब्बतन प्लेट्यू। इन प्लेट्यू को हमें हमारी नोटबुक के अंदर नोट करना है, जो भी आपके पास हो। अगर आप चाहो तो आप इसको कॉन्टिनेंट वाइज नोट कर सकते हो अलग अलग, या फिर देखो मैं इस पे इसलिए आज भी आपको ज्यादा फोकस नहीं करवा पा रहा हूं, क्योंकि ये चीजें हम कहां पढ़ेंगे? इन चीजों को हम फिर से पढ़ने वाले जब मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, तो उस वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर ही आपको वो चीजें बता दूंगा। ठीक है, वहां पर भी ये चीजों को हम रिवाइज करेंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं प्लेन्स के बारे में कि व्हाट इज प्लेन्स। प्लेन्स एनी रिलेटिव लेवल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एक्सिबिटिंग जेंटल स्लोप और स्लोपलेस। देखो, एक ऐसा एरिया जो कि स्लोपलेस हो, ऐसा हो, एक ऐसा एरिया जिसका कोई स्लोप ही ना हो, विच इज अ स्लोपलेस एरिया। ये आपके प्लेन की कैटेगरी के अंदर आता है, जो धरती पर एक लेवल का फॉर्म हो, बहुत लंबी दूर तक फैला हुआ हो, स्लोपलेस हो, या फिर आपका जेंटल स्लोप हो। या तो स्लोपलेस हो या फिर जेंटल स्लोप आपको देखने को मिलेगा, ये प्लेन होता है। प्लेन्स आर वेरी वाइड इन साइज प्लेन्स की बहुत ज्यादा बड़ी होती है। देखो क्या होता है कि जैसे प्लेट्यू है, प्लेट्यू कम हिस्सा कवर करके रखते हैं, माउंटेन और कम हिस्सा कवर करके रखते हैं, बट जो प्लेन्स होते हैं बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा आपका कवर करके रखते हैं। ठीक है, प्लेन्स वेराइज, द स्मॉलेस्ट ऑक्यूपाई ओनली अ फ्यू हेक्टेयर, वेयर इज द लार्जेस्ट कवर्स द हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। फॉर एग्जांपल ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ इंडिया। देखो, या तो बहुत छोटे होते हैं जो कि हेक्टेयर तक होते हैं, है ना, जैसे कि खेत हमारे, वो भी एक तरह के प्लेन्स होते हैं। आपको ये दिख रहा फीचरलेस, एकदम प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? एकदम नॉर्मल। उसी तरह का ये होता है। जेंटल स्लोप का मतलब होता है बेटा जिसका स्लोप एकदम कम हो, कि पानी बहुत मुश्किल से किसी और डायरेक्शन में जाए, दैट इज टर्म्ड एज जेंटल स्लोप। वही स्टीप स्लोप क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन एकदम स्टीप हो, वो आपका स्टीप स्लोप की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। सो दीस आर टर्म्ड एज प्लेन्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मैदान। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे? ठीक, तो पहला लिखो, फर्स्ट इरोजनल प्लेन्स। पहला क्या हो जाएगा? इरोजनल प्लेन्स। दूसरा हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल प्लेन्स। तीसरा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डिपोजिशनल प्लेन्स। और चौथा पार्ट आपका हो जाएगा
चौथा पार्ट आपका हो जाएगा अबाइसल प्लेन्स। ठीक, इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं? इरोजनल प्लेन्स होते हैं बेटा जो कि इरोजन की मदद से बने, जैसे कि व्हेन रनिंग वाटर, आपको जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो इरोजन डिपोजिशन वही वाला टॉपिक है, तो वहां पर मैं आपको सब बता दूंगा, है ना। तो अभी आप इसको नॉर्मली समझ के चलना। इरोजनल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द इरोजनल एजेंट्स। लाइक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल वाटर, विंड, ठीक है, या फिर वाटर लिखना ज्यादा सही नहीं रहेगा, रनिंग वाटर, विंड, ठीक, ये इससे बन जाएगा। तो ये कौन से हो जाएंगे आपके इरोजनल प्लेन्स जो कि इरोजन से बनते हैं। ठीक, फिर आता है स्ट्रक्चरल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन्स आर अनटच्ड या अनटच्ड विथ इंटीरियर प्रोसेस। धरती के इंटीरियर की जो प्रोसेस चलती है ना, जिसके कारण माउंटेन बन जाते हैं, प्लेट्यू बन जाते हैं, जहां पर ऐसी प्रोसेस ना चले वहां पर आपको मैदानी इलाका दिखेगा। स्ट्रक्चरल मतलब इसको बोला जाता है अनडिस्टर्ब्ड क्रस्ट। सिंपल उसमें बोलूं तो अनडिस्टर्ब्ड क्रस्ट। ठीक, ये आपका हो जाएगा कौन सा चीज, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका डिपोजिशनल प्लेन। अब डिपोजिशनल प्लेन में आपको देखने को मिलते हैं एलुवियल प्लेन्स। ठीक, एलुवियल प्लेन्स के बाद आपको मिलते हैं आउटवॉश प्लेन जो कि ग्लेशियर से बनते हैं। ये ग्लेशियर से बनते हैं और ये प्लेन्स आपके किससे बनते हैं? एलुवियल प्लेन फ्लड से, जब रिवर फ्लड लेकर के आती है वहां पर ये हमें देखने को। अबाइसल प्लेन का मतलब होता है डीप सी प्लेन्स, जो समुद्र के अंदर काफी गहराई में देखने को मिलते हैं, उन्हें हम डीप सी प्लेन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? प्लेन्स क्या होता है? अ फीचरलेस लैंडफॉर्म विद अ जेंटल स्लोप और अ स्लोपलेस एरिया, जो एकदम स्लोपलेस हो। उसके अंदर इरोजन से कुछ प्लेन्स बनेंगे, जैसे रनिंग वाटर बनाएगा, जैसे कि आपका विंड बनाएगी, इसको लोएसिस प्लेन्स बोलते हैं। डिपोजिशन के अंदर एक और आ जाएगा लोएसिस, ये विंड से बनता है। तो ये एक तरह के प्लेन्स हो जाते हैं। दूसरे स्ट्रक्चरल प्लेन्स क्या होता है कि जैसे धरती पर दो सेल्स पास में आए तो फोल्ड माउंटेन बना देते हैं, बट अगर नहीं आए तो प्लेन इलाका है। स्ट्रक्चरली अगर कोई सा एरिया अनडिस्टर्ब्ड हो, अगर कोई सा एरिया एक्चुअली अनडिस्टर्ब्ड हो, इट मींस इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पोजिशनल प्लेन। जब नदी अपने साथ मिट्टी लेकर के आएगी और मिट्टी को बहाने की नदी की ताकत खत्म हो जाएगी तो उसे क्या कर देगी? डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है जमा करना। तो जब जमा कर देगी तब आपको एलुवियल प्लेन देखने को मिलेगा, जब ग्लेशियर जमा कर देगा तो आउटवॉश प्लेन देखने को मिलेगा, जब विंड जमा कर देगा तो लोएसिस प्लेन देखने को मिलेगा। समुद्र का जो तल होता है, समुद्र का तल में सबसे गहराई में जो भाग होता है, सबसे गहराई में, दैट इज टर्म्ड एज डीप सी प्लेन। वो डीप सी प्लेन की कैटेगरी के अंदर आता है। बात समझ में आ गई? गेटिंग माय पॉइंट? अब मुझे बताओ, क्लियर हुआ इतना? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। सर ऐसी जगह जहां पे कभी डिस्टरबेंस नहीं हुआ हो क्रस्ट में, वो आपका स्ट्रक्चरल प्लेन्स में आएगा। शिवम सैनी। अब ये जो पार्ट है ना आपकी इरोजनल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन, ये अभी आप समझ जाओगे अभी कुछ टाइम में। ठीक है, कैसे? जैसे अगला लेक्चर शुरू होगा ना, थर्ड वन वंस मोर प्लीज, ये जो बेटा है ना डिपोजिशनल, आप इस पर टेंशन मत लो, जैसे अभी लेक्चर शुरू होगा ना एक बार में क्लियर हो जाएगा, है ना। इस लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ने वाले, थर्ड वन। ठीक है, शिवम चौहान सिंह, अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको डिपोजिशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, चलिए लिखो ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। देखो ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म, तो देयर आर बेसिकली थ्री ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। बेसिकली देयर आर थ्री ऑर्डर। सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। अंडर द फर्स्ट ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंट एंड सी बेड, ये फर्स्ट ऑर्डर है। आउटवॉश प्लेन बेटा बताऊंगा, जब ग्लेशियर चीजों को इरोड करके नीचे जमा करते हैं ना तब आउटवॉश प्लेन बनते हैं। तो कॉन्टिनेंट एंड सी बेड पहला। सेकंड ऑर्डर, अंडर द सेकंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म वी केम विथ माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। दिस इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। फिर आता है थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। दिस इज द रिफ्ट वैली। ठीक, ये हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। ये ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म है। ठीक है, दिस आर द ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। क्लियर हुआ बेटा?
यहां तक कोई डाउट है? ये बेसिस देखो क्या होता है, जो लैंडफॉर्म बनते हैं ना उनके बेसिस होते हैं। बेसिस कैसे? बेसिस क्या, पहला जब ऑर्डर रहेगा तो उस ऑर्डर में आपका क्या बनेगा, खुद कॉन्टिनेंट बना। जब धरती के अंदर से लावा निकला, ठंडा हुआ तो ठंडा होकर समुद्र का तल बना, रिफ्ट वैली मिड ओशन के रीच से। दूसरा ऑर्डर में आपका कॉन्टिनेंट बना, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म। सेकंड ऑर्डर के अंदर आपका माउंटेन बना, है ना, जब माउंटेन्स बने, प्लेट्यूज बने और प्लेन्स बने, ये सेकंड ऑर्डर में बने। और रिफ्ट वैली इनसे छोटा होता है, जो पतली सी खाई होती है बीच में, वो रिफ्ट वैली बनाती है। दैट इज द थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म। आप समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि ये कैसे बने, उस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया। ठीक है, इसमें आप ना और भी चीजें ऐड कर सकते हो। ये जो है ना, इसमें आपका डेल्टा ऐड हो जाएगा, बीचेस ऐड हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये है, ये बाद में बने। यहां पर ऑर्डर आप समझ रहे हो ना कि ये बनने के बेसिस पर है। कौन कैसे बना? फर्स्ट ऑर्डर में आपका सीबेड, सीबेड का मतलब होता है समुद्र का तल। जो समुद्र होता है ना बेटा आपका, सपोज करो ये पानी भरा है, तो पानी का जो निचला भाग है ना, ये दिस इज टर्म्ड एज सीबेड, समुद्र का तल। तो इसके अंदर आ जाएगा। सिंपल, आप उसको ना स्केल पे समझो। ये स्केल होती है इनकी मेकिंग की, कि सबसे पहले कौन बना, फिर कौन बना और फिर कौन बना। तो ये आपका बना कॉन्टिनेंट एंड सीबेड, फिर आपका माउंटेन प्लेन प्लेट्यू। मतलब अभी जो हमने पढ़े थे ना, दैट ऑल आर दी सेकंड ऑर्डर लैंडफॉर्म। और अभी जो हम देखेंगे ना, डेल्टा, बीचेस, रिफ्ट वैली, दीस आर दी थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म। वो सब थर्ड ऑर्डर की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। अर्थ पर एक जो टॉपिक शुरू होता है हमारा, दिस टॉपिक इज टर्म्ड एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एंड व्हाट डज मीन बाय द जियोमॉर्फिक प्रोसेस? ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है बेटा कि धरती पर होने वाली प्रोसेसेस, कुछ कुछ प्रोसेस जो कि हमको धरती के ऊपर देखने को मिलती है, दैट आर कम्स अंडर द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। किसके अंदर आती है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियो मतलब अर्थ, मॉर्फिक मतलब मॉडिफिकेशन। तो अर्थ के ऊपर किसी भी चीज का मॉडिफिकेशन कम्स अंडर द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, जियो इट मींस अर्थ, मॉर्फिक मतलब अर्थ के ऊपर मूवमेंट्स। तो धरती के ऊपर किस तरह का मूवमेंट होता है? बेसिकली अर्थ के ऊपर दो तरह का मूवमेंट होता है। बेसिकली अर्थ के ऊपर दो तरह का मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, एंडोजेनिक, व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटीरियर। दूसरा एक्सोजेनिक, व्हिच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक, अब ये जितने भी हमने देखे, फॉर एग्जांपल ये जो प्लेन्स वाले इलाके थे हमारे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा। फर्स्ट ऑर्डर कब बना हमारा? जब मैंने आप लोगों को बताया था कि कन्वेक्शनल सेल्स चलते थे। कन्वेक्शनल सेल्स चलते थे तो चीजें निकल के बाहर आती थी अर्थ के इंटीरियर से। जब चीजें अर्थ के इंटीरियर से बाहर आती थी तो दोनों तरफ जमा हो जाती थी। जब जमा हो गई तो उससे क्या बना? समुद्र का तल बना। समुद्र के तल के अलावा वहीं पर आपका कॉन्टिनेंट देखने को मिला। फर्स्ट ऑर्डर में वो हो गए। ठीक, फिर जब टेक्टोनिक की थ्योरी चली तो प्लेट टेक्टोनिज्म के चलते हमें क्या देखने को मिला? सेकंड ऑर्डर, यानी माउंटेन, पहाड़, प्लेट्यू, पठार और मैदान, ये सेकंड ऑर्डर में देखने को मिला। थर्ड ऑर्डर में रिफ्ट वैली भी आएगी, डेल्टा भी आएगा, बीचेस भी आएगी, है ना। अब ये कहां देखने को मिलेंगे? ये वाला पार्ट हमारा यहां पर जाएगा। इससे पहले ये वाला चीज हमारी कंप्लीट हो गई। यहां पर प्लेन्स वाला, प्लेन्स के टाइप्स भी क्लियर हो गए। कौन कौन से होते हैं? इरोजनल प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन एंड योर एबाइसल प्लेन। अब ये जो एबाइसल प्लेन है, ये अपने आप में बड़ी सी यूनिट है। एबाइसल प्लेन इटसेल्फ अ लार्ज यूनिट। और इस यूनिट को हम कब कंप्लीट करेंगे? व्हेन वी कम एंड स्टडी अबाउट द ओशियंस। जब मैं आपको ओशन के बारे में बताऊंगा ना, तभी पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी यहां से हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। एंडोजेनिक का मतलब होता है धरती के अंदर से चीजों का इरप्ट आउट होना और धरती को मॉडिफाई करना। सिंपल सा फंडा। एक शुद्ध भाषा में बोलूं आपको तो, धरती के ऊपर अगर ये पहाड़ बना तो मुझे बताओ, क्या ये पहाड़ आपने बनाया? हु क्रिएट दिस? अर्थ के इंटीरियर की प्रोसेस। और जब अर्थ के इंटीरियर की प्रोसेस ने इस पहाड़ को बनाया तो एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर आ गया। बोलो, बात समझ में आई? वहीं जब इस एटमॉस्फेयर से चलने वाली बारिश या फिर सूरज की रोशनी, अब उस रोशनी के अंदर की गर्माहट से तापमान बढ़ा, पार्टिकल्स दूर दूर गए। अब इस चीज के चलते क्या हुआ कि यहां से चीजें टूट के नीचे गिर गई, यानी लेवल हो गया। तो वो कौन कर रहा? एक्सोजेनिक प्रोसेस। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हुआ? बताओ। क्लियर है यहां तक? सर सुनामी और टाइडल वेव में बेटा सिद्धार्थ ठाकुर जब यहां पढ़ेंगे ना तब बता दूंगा। नहीं बेटा, प्रथम एकदम गलत। एंडोजेनिक मींस रेगडनेस ओवर द अर्थ सरफेस, एक्सोजेनिक मींस लेवलिंग द अर्थ सरफेस। ठीक है, एक एक करके जानेंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके किस चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंडोजेनिक। एंडोजेनिक का मीनिंग होता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे कि आपके कन्वेक्शनल करंट्स थे, किसने दिए थे? हु प्रोपाउंडेड कन्वेक्शनल करंट? बताओ तो जल्दी से, हु प्रोपाउंडेड कन्वेक्शनल करंट? अरे एक्सोजेनिक पूरा सेपरेट लेक्चर है प्रतीक, पूरा बताऊंगा उसको। मुझे ये बताओ कि ये कन्वेक्शनल करंट किसने दिए थे? नहीं, इंसान के द्वारा नहीं बोल सकते उसको अनुराग। ऑर्थर होम्स, बिल्कुल सही। तो ऑर्थर होम्स ने बताया था कि अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट हुई एनर्जी के कारण, अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट हुई एनर्जी के कारण अर्थ सरफेस के ऊपर डाइवर्जेंट देखने को मिलता है, अर्थ सरफेस के ऊपर कन्वर्जेंट देखने को मिलता है, और अर्थ सरफेस के ऊपर टेक्टोनिक्स में मूवमेंट देखने को मिलता है, व्हिच रिजल्ट इनटू द चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस।
और जब अर्थ सरफेस के ऊपर चेंजेस हो जाएगा तो चेंजेस आपको अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे, रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग अ डिफरेंट लैंडमास ऑन द अर्थ सरफेस एंड दिस लैंडमास इज ऑफ सेकंड ऑर्डर. इट वुड बी द माउंटेन, इट वुड बी द प्लेट्यू, इट वुड बी द प्लेन. ये सभी के सभी आपको यहां देखने को मिलेंगे, सारी की सारी चीजें. कब? जब सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर होगा. ठीक है. इट इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएट रगडनेस ऑन द अर्थ. धरती के ऊपर रगडनेस को क्रिएट करने के लिए, सपोज करो, इसको एक एग्जांपल से बताता हूं, बड़ा अजीब एग्जांपल है कि अब इसको अदरवाइज मत लेना, है ना, ऐसे समझना, एग्जांपल समझा रहा हूं कि जैसे मेरा गाल है ना, अब इस गाल के ऊपर पिंपल हो जाते हैं. गाल के ऊपर क्या हो जाते हैं? पिंपल. अब ये पिंपल कहां से हुई? अंदर से, शरीर के अंदर की प्रोसेस के चलते. अब यहां पर अगर पिंपल हो जाते हैं मुझे, तो क्या हो गई? रगडनेस. अगर गाल पर पिंपल हो जाते हैं तो क्या हुआ? रगडनेस. रगडनेस देखने को मिली. अब ये रगडनेस हुई ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्स. ये रगडनेस किस वजह से हुई? ड्यू टू द एंडोजेनिक फोर्स. अब मैंने इसके ऊपर लगा ली क्रीम, या फिर मैंने कुछ इसके ऊपर ट्रीटमेंट करवा लिया, बाहर से इसके ऊपर क्रीम लगवा ली. जब मैंने इसके ऊपर बाहर से क्रीम लगवाई तो क्या होगा? इसकी लेवलिंग. तो एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करेगा? लेवलिंग का काम करेगा. और एंडोजेनिक फोर्स क्या करेगा? इंटीरियर से चीजों को बदलने का काम करेगा. तो जो चीजें इंटीरियर से होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंडोजेनिक फोर्स, और जो चीजें बाहर से होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स. और एक्सोजेनिक फोर्स हमेशा लेवल का काम करते हैं और एंडोजेनिक फोर्स हमेशा रेडिनेस क्रिएट करने का काम करते हैं. बात समझ में आई? बताओ मुझे, कमेंट्स चल नहीं रहे, क्या हो गया है? कमेंट्स नहीं कर पा रहे हो क्या? क्योंकि मुझे तो आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे. क्लियर है सभी को? सर इंटीरियर में कैसे जनरेट हुए फोर्स, देखो उसका सीजन समझो. एनर्जी सोर्स फॉर द इंटीरियर फोर्स. धरती के इंटीरियर से जो भी फोर्सेस जन्म लेते हैं उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है? तो इन सारे फोर्सेस की एनर्जी का सोर्स है आपका क्या? पहला तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ. धरती के इनसाइड में जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल मोलिब्डेनियम, फॉर एग्जांपल थोरियम, फॉर एग्जांपल सॉरी यूरेनियम, ये जितने भी चीजें अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं, दिस विल जनरेट अ हीट एनर्जी. इट विल जनरेट द हीट एनर्जी. और दिस हीट एनर्जी, और इसके अलावा प्राइमोडियल हीट. प्राइमोडियल हीट कैसी? हमारी अर्थ स्टार्टिंग में नेब्यूला था जो बाहर से ठंडा हुआ और अंदर से आज भी गर्म है, तो गर्म एनर्जी स्कैप ढूंढना चाहती है. इस वजह से ये सेल्स चलते हैं. ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये आपको पहले बता चुका हूं. अब इन सेल्स के चलते क्या होता है? जब ये बाहर निकलते तो धरती को तोड़ देते, तोड़ के या तो पहाड़ बना देंगे या पठार बना देंगे या घाटी बना देंगे. तो ये कब होगा? जब ये चीजें अर्थ के इंटीरियर से जन्म लेगी. तो दिस इज द एंडोजेनिक फोर्स. अब एंडोजेनिक फोर्स को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एंडोजेनिक फोर्स जो होता है उसे हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला आपका स्लो मूवमेंट एंड दूसरा आपका सडन मूवमेंट. सडन मूवमेंट व्हिच इटसेल्फ सजेस्ट एज अ catastrophic events. These are termed as catastrophic event and these are termed as dystrophic events. Dystrophic means जो स्लो चले, जो स्लो चले. कैटास्ट्रोफिक मतलब एकदम से हो गया, दैट इज द कैटास्ट्रोफिक. वही स्लो मूवमेंट में क्या होता है? जैसे छोटा सा बच्चा, अब वो छोटा सा बच्चा जब छोटा रहता है फिर उसके धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं है ना कि एकदम छोटा बेबी जो है जिसने जन्म लिया अगले दिनों दौड़ लगा के चलने लग जाए, अगले दिनों साइकिल चला दे, उसके अगले दिनों स्कूल चल जाए. ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है ऐसा तो पॉसिबल. सो दिस इज टर्म्ड एज डिसर्निबल प्रोसेस. सिंपली धीरे धीरे जैसे हाथ के नाखून है ना. अब हाथ में जो नाखून होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि आज हमने नेल कटर से काटे और अगले 1 घंटे के बाद फिर बड़े हो गए. बाल हम कटा गए, जुल्फे बनवा गए, कुछ 1-2 घंटे के बाद फिर बड़े बड़े हो गए. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं. दिस आर अनऑब्जर्वेबल प्रोसेस, जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते इतनी आसानी से, एक वक्त के बाद हम देख पाते हैं. ठीक है. तो इसे हम बोलते हैं आपका कौन सा मूवमेंट? स्लो मूवमेंट. एंड दिस प्रोसेस इज डिसर्निबल. डिसर्निबल प्रोसेस जो एकदम धीरे धीरे चलते हैं. प्राइमोडियल हीट बेटा वो होती है जो अर्थ के इंटीरियर में पहले से मौजूद है धरती की गर्मी के कारण, उसे प्राइमोडियल बोलते हैं. जहां प्राइमोडियल वर्ड आ जाए उसका मतलब ये होता है कि जो चीजें पहले से मौजूद, दैट आर टर्म्ड एज प्राइमोडियल. प्राइमोडियल का मतलब, इसके अंदर पहला आता है डायस्ट्रोफिज्म, जिसका मतलब होता है स्लो मूवमेंट. डायस्ट्रोफिज्म को मैंने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया. पहला एपिओरोजेनिक एंड ओरोजेनिक. किसमें क्लासिफाई किया? एपिओरोजेनिक एंड ओरोजेनिक. एपिओरोजेनिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग. कैसे? एपिओरोजेनिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग. यहां पर समझना, ये कॉन्टिनेंट है आपका, सो कोल्ड. अब इसके इंटीरियर रेगुलरली वो हिट कर रहा हूं. अब जब ये लावा यहां पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा, बट क्योंकि नहीं निकल पा रहा, तो ये क्या कर देगा? इस पर्टिकुलर चीज को रेस कर देगा. इसे क्या कर देगा? यहां पर एक डोम बना देगा, वर्टिकल डोम. समझ रहे हो? ये लावा जो था, जो इसको रेगुलर पुश कर रहा था, बट क्योंकि क्लोज नहीं कर पा रहा था, तो एक टाइम के बाद वर्टिकली ये चीजों को बाहर निकाल देगा. मतलब इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्टिनेंट. देयरफॉर एपिओरोजेनिक फोर्स वर्टिकल अगर होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, कौन सा? वर्टिकल की तरफ लगता है, कौन सा? वर्टिकल. तो ये वर्टिकल फोर्स आपका एक चीज को शेप दे देता है ऊपर की तरफ. क्या कर देता है? ऊपर की तरफ. ठीक. तो ये समझ में आया? पहले बताऊं मुझे डायस्ट्रोफिज्म में एपिओरोजेनिक. डायस्ट्रोफिज्म में एपिओरोजेनिक क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी बताओ. डायस्ट्रोफिज्म में एपिओरोजेनिक क्लियर हुआ? क्लियर है? सभी को आ जाना चाहिए. देखो सिंपल सा टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया. वर्टिकल फोर्स लग रहा है, आपका पूरा ध्यान चलेगा इमेजिनेशन के ऊपर, है ना. अब जो फोर्स हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ऐसे याद है
कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, याद करो टेक्टोनिक्स के ऊपर चल रहे, जो फोर्स इस तरह से चल रहा कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट फॉर्म में, अब वो क्या करता है, वो क्या करता है आपका ओरोजेनिक फोर्स बोलते हैं इसको, या फिर माउंटेन बिल्डिंग। जहां कहीं भी हमको ज्योग्राफी के अंदर ओरो वर्ड देखने को मिले, कहीं भी ज्योग्राफी में जहां हमें ओरो वर्ड देखने को मिले, तो ओरो का मतलब होता है आपका माउंटेन बिल्डिंग या फिर माउंटेन का फॉर्मेशन। तो यहां पर माउंटेन बनेगी आपकी ओरोजेनिक फोर्स के चलते, जो दो प्रकार की होगी, एक कंप्रेशनल और दूसरी आपकी टेंशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स इट मींस फोर्स एट सेम साइड, टेंशनल फोर्स फोर्स एट ऑपोजिट साइड। जब फोर्स ऑपोजिट साइड रहेगा तो टेंशनल फोर्स रहेगा एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और जहां कन्वर्जेंट होगी वहां पर फोल्ड माउंटेन बनेगी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री डिस्ट्रक्शन। ठीक है, देवराज नाम के स्टूडेंट ने कल पूछा था कि सर, आपका कमेंट्स पढ़ा था बेटा मैंने, कि सर जब दो प्लेट पास पास आएगी, जब उनके बीच में कन्वर्जेंट होगा तो आप उसको डिस्ट्रक्शन क्यों बोल रहे हो? उसको डिस्ट्रक्शन में इसलिए बोल रहा हूं कि जब दो प्लेट पास आएगी तो हेवियर सबडक्ट हो जाएगी। जब दो प्लेट पास है हेवियर सबडक्ट हुई, सबडक्शन मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन। सबडक्शन मतलब क्या हुआ? चीजों का खत्म होना, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रक्शन। वहीं जब प्लेट दूर जाएगी तो नीचे से लावा निकल के बाहर आया, ठंडा हुआ, मतलब कंस्ट्रक्शन। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब रेनफॉल विद द माउंटेन। एक बार फिर से क्या एयरफोर्स ऑफिसर मिस्टर सनी, आप लोग, आपका ध्यान बेटा कहां पर है? पूरा सिंपली तो बता रहा हूं मैं आपको ये। अच्छा, मैं इसको पूरा बताता हूं फिर से, देखो अब फिर से बता रहा हूं, देखना इसमें 5-7 मिनट टूटेंगे। एंडोजेनिक फोर्स, अब एंडोजेनिक फोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट। एक हो जाएगा आपका मेटास्ट्रोफिज्म, दूसरा हो जाएगा आपका डायस्ट्रोफिज्म। ठीक, डायस्ट्रोफिज्म का मतलब क्या होता है? डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है एकदम स्लो, समझना है ना बेटा। जो आपका डाउट था फिर से बता रहा हूं, अब ये क्लियर होना चाहिए एक बार। बड़ी सिंपल सी चीजें मत वो किया करो यार। स्लो मूवमेंट एंड दिस इज सडन मूवमेंट। अब स्लो मूवमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट। एक आपका एपियोरोजेनिक और एक आपका ओरोजेनिक, है ना। एपियोरोजेनिक मतलब वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट। ओरोजेनिक मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये सब धरती के अंदर की बात चल रही है, सब धरती के अंदर की बात चल रही है ना। ओरोजेनिक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट इन दिस वे। और वर्टिकल मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट इन दिस वे। ठीक, ये हो गया मूवमेंट आपका इस तरह से, किस तरह से? वर्टिकल मूवमेंट। ये हो गया आपका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल वे में। एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन योर टू पार्ट। एक कॉम्प्रेशनल, एक टेंशनल। अब कॉम्प्रेशनल फोर्स जो होता है इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन एंड टेंशनल फोर्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन। ठीक, अब आपको यहां पर डाउट था कि सर ओरोजेनिक में क्या होता है, तो ओरोजेनिक का कॉन्सेप्ट समझो आप। ये माउंटेन है, ये आपका प्लेन है, खाली एरिया है ना। अब इस खाली एरिया में वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, कहां पर? धरती के अंदर। अभी अंदर की प्रोसेस वर्टिकल चल रही है, देखो फोर्स का नाम क्या है? वर्टिकल फोर्स है, तो अंदर से वर्टिकल प्रोसेस चल रही। अब इस वर्टिकल प्रोसेस के चलते क्या हो जाएगा? ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, जो ऐसे सिंपली रखा हुआ है, ये उभर के ऐसा हो जाएगा। सपोज देखना, जो यहां पर चल रहा था, जब इसको पावर मिलती गई नीचे से, ये पावर के मिलने के चक्कर में ये क्या हो गया? उभर के नीचे से ऊपर आ गया। यानी वर्टिकल, ओरो का मतलब माउंटेन, वर्टिकली ये ऊपर की तरफ गया। और जब ये वर्टिकली ऊपर की तरफ गया, इट मींस इट फॉर्म अ कॉन्टिनेंट, इट फॉर्म्स अ कॉन्टिनेंट, मतलब एक हिस्सा निकल के बाहर आया। देखो ये, वही ये वाला हिस्सा, दिस वन, जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मैं पढ़ाते पढ़ाते आगे बढ़ूंगा। दिस वन, जहां पर की चीजें पास आ रही है या फिर चीजें दूर जा रही। चीजें पास आ रही मतलब कॉन्वर्जेंट, चीजें दूर जा रही मतलब डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। सभी को क्लियर है? माइंड में समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता आपका एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक क्लियर है, अगला आता एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, अब हाँ, तनिष्क राठी, इसका एग्जांपल हम जील इंडिया समझ सकते हैं। एग्जांपल में हम बोल दो नहीं, यहां पर मैं लिखता हूं क्या आपका जील इंडिया कंसिडर्ड एज एट कॉन्टिनेंट। वाई सो? क्योंकि ऊपर की तरफ निकल रहा है। समझ में आया? चलो अब आ जाता आपका एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक की कहानी कहां की थी? अगर समझो इसको एक एग्जांपल से, तो अगर मैं इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर हूं अभी, है ना, तो फर्स्ट फ्लोर है धरती की सतह, और जो ग्राउंड फ्लोर है या फिर नीचे का रूम, वहां की कहानी चल रही थी, वो सारी लो सडन वो सब वहां की कहानी थी। समझ में आई? अब यहां पर चल रही धरती के ऊपर की कहानी। तो एक्सोजेनिक फोर्स डेराइव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द
अर्थ, इट डेराइव्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब ओरिजिनेट सरफेस मैंने बता दिया आपको, है ना, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर लेवलिंग द अर्थ सरफेस। हाउ हाउ ये ऐसे बेटा कि जो धरती की सरफेस है, धरती की सरफेस को लेवल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता आपका एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक इंटीरियर से था, कहां से था, नीचे से, इंटीरियर से था। एक्सोजेनिक एक्सटीरियर से, तो एक्सटीरियर से ये धरती की सतह को चेंज करेगा और इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगी सन, क्योंकि सन विल लीड्स टू दी टेम्परेचर एंड सन विल लीड्स टू दी रेनफॉल। ठीक, और जब इसके ऊपर बारिश होगी, हाँ प्रज्ञा सही सही बोल रहे हो आप, जब इसके ऊपर बारिश होगी पहाड़ के ऊपर, आप यहां पर देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, ये पहले इतना बड़ा इलाका था, पर जब बारिश हुई तो ये सब टूट के कहां गिर गया, नीचे। जब ये वाला हिस्सा टूट के नीचे गिरा, इट मींस क्या हुआ, वेदरिंग हो गई। इट मींस क्या हुआ, लेवलिंग हो गई। ये देखो टूट के खत्म हो रहा है ना। तो एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब होता है, ये देखो, दिस इज द एंडोजेनेटिक फोर्स, तो माउंटेन बना दी, एंड दिस इज द एक्सोजेनेटिक फोर्स, लेवल कर दिया। समझ में आया? बताओ, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सुशांत जब डेन्यूटेशन पे आएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। बड़े आगे, यहां तक बढ़ू, चलो। अब एक्सोजेनिक फोर्स की बात करते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्स बेसिकली वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये चार प्रकार के होते हैं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को मजा भी आ रहा होगा, है ना। एकदम से इसमें इतना मजा आएगा ना इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि बहुत डिटेल में है और ज्योग्राफी यहां पर जाती अनंत पे। और ये सारी चीजें पता किसने बताई, द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी सर विलियम मॉरिस डेविस। तो सर विलियम मॉरिस डेविस ने ऑर्डर क्रोनोलॉजी बताई थी, किस प्रकार से सारा टूटेगा फूटेगा, बनेगा, नया बढ़ेगा, है ना। तो उस तरह से अब इसको जानेंगे। सबसे पहले वेदरिंग। वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन, इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, और उस एग्जांपल को अपने दिमाग में रखना, उस एग्जांपल को हमें अपने दिमाग में रखना। फिर से मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, मतलब आपको बेटा घर जाकर के सिर्फ नोट्स पे नजर मारनी है, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आएगा, आप देखना, ध्यान से सुनना। ये है मेरा माउंटेन, ठीक, ओके, ठीक है साहब। अब क्या हुआ, इस माउंटेन के ऊपर किसकी वजह से, सनलाइट स्लेस, टेम्परेचर स्लेस, रेनफॉल की वजह से, रेगुलर होने की वजह से, यहां से एक पत्थर मेरा, इससे इस पर्टिकुलर जगह से पत्थर मेरा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहां से पत्थर मेरा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब जब ये अलग हो जाता है ना, जब ये टूट के अलग हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेदरिंग। इसे क्या बोलते हैं, वेदरिंग। तो वेदरिंग का मतलब क्या हुआ, टूटना। वेदरिंग का मतलब क्या हुआ, ये जैसे टूटा, इट मींस वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब टूटना। तो चीजें टूट गई, चलो साहब टूट गई। अब टूटी हुई चीजें क्या यहीं रुक सकती है चिपक के, जैसे मेरे आंख से चश्मा टूट गया, है ना, अभी क्या बिना सपोर्ट के यहीं रहेगा क्या, नहीं, ग्रेविटी थोड़ी ना रहने देगी। तो विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस बोल्डर फोल डाउन। पहले टूटा और विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिस बोल्डर फोल डाउन। ये क्या होगा, नीचे आपका गिर जाएगा, वहां से निकला और नीचे यहां करके गिर गया। तो जो चीजें यहां से टूट के नीचे गिरी, दैट इज टर्म्ड एज मास मूवमेंट। मास का मूवमेंट हो जाना, जब चीजें टूट के नीचे गिरती तब क्या हो गया, मास का मूवमेंट। अब जैसे वेदरिंग हुई, चीजें नीचे गिरी, इसको हम सिंपल भाषा में लिख लेते हैं, नीचे गिरना। ठीक, अब क्या होता है, यहां से बढ़ती कंडीशन आ गई। अब यहां पर बह रही थी नदी, हर हर गंगे गंगे, यहां पर क्या बह रही थी, नदी। तो नदी ने क्या किया, इन पत्थरों को दिया काट। नदी ने क्या किया, इन पत्थरों को दिया काट, और जैसे नदी ने इन पत्थरों को दिया काट, और काट करके नदी अपने साथ साथ फ्लो करते हुए आगे लेकर गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इस पर्टिकुलर एरिया पर एक नया पॉइंट आता है, दैट इज टर्म्ड एज इरोजन। ये नदी भी हो सकती है, ये ग्लेशियर भी हो सकता है, ये सी वाटर भी हो सकता है, ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, ये विंड भी हो सकती है ना। तो यहां पर क्या हुआ, इरोजन। अब इरोजन का मतलब होता कटाव। इरोजन का मतलब क्या होता, कटाव। अब जो चीजें यहां पर कटी, वो कट करके, व्हाट इज मीन बाय इरोजन, व्हाट इज मीन बाय इरोजन। तो पहले चीजों का, जितनी भी चीजें टूटी हुई है, उन टूटी हुई चीजों का तोड़ना, चीजों को एक्यूमुलेट करना, सभी को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना। दूसरा, एक्यूमुलेटेड चीजों को अपने साथ साथ बहा के ले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये दोनों ही मिलकर के क्या बनाता, वर्ड इरोजन। ये दोनों मिलकर वर्ड बनाता, दैट इज टर्म्ड एज इरोजन। अब ये जो इरोजन है, ये इरोजनल पार्ट कहां पर, जहां नदी की पावर कंप्लीट हो जाएगी, यानी नदी की पावर खत्म हो गई, तो दोनों किनारे पर जाकर के ये हो जाएगा आपका क्या, जमा।
नदी के साथ बह के आ रहा था ना, दैट इज टर्म्ड एज डिपोजिशन। बताओ क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको ये पार्ट समझ में आए? वेदरिंग, टूटना, टूट के गिरना, गिर के कटना, कट के जमा होना। एक बार में पॉइंट क्लियर हुआ पूरा? एक बार में जल्दी जल्दी बताओ। वेदरिंग में बताएंगे नाजिया, थोड़ा होल्ड करो, है ना। अगर बेटा हमको वेदरिंग, टूटना, टूट के गिरना, गिर के कटना, कट के जमा होना। एक बार में पॉइंट क्लियर हुआ पूरा? एक बार में जल्दी जल्दी बताओ। वेदरिंग में बताएंगे नाजिया, थोड़ा होल्ड करो, है ना। अगर बेटा हमको आता है तो थोड़ा होल्ड करो, अपने भाइयों बहनों को भी वहां तक आने दो। डेन्यूटेशन बताता हूं ना, एक मिनट रुको। तो इतना क्लियर हुआ जो मैंने बताया आपको, टूटना, टूट के गिरना, गिर के कटना, कट के जमा होना, चीजें समझ में आई? अब इधर देखना, इधर आ जाएगा आपका वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन। These three are combinedly termed as denudation. These three are combinedly termed as, बेटा इंडिया के अंदर जितनी भी एग्जाम्स होती है, जिसके अंदर आपको कॉलेज लेवल की चीजें पूछी जाती है, जिसके अंदर ज्योग्राफी आती है, ये आपको हर जगह काम आएगा। वो आपकी सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन हो सकती है, आपके स्टेट की, आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन हो सकती है, उसके अलावा जो भी एग्जाम हो, वो सीजीएल हो सकती है, एसएससी, है ना, हर जगह सीएपीएफ हो सकती है, या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विस, हर जगह आपको ये चीजें काम आएगी, हर जगह, अगर आपने ध्यान से सुन ली तो। इवन आप इसके साथ यूजीसी के साथ भी जा सकते हैं, ज्योग्राफी की नेट की एग्जाम, अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है उसके बाद, ठीक, मास्टर में ज्योग्राफी होना चाहिए उसके लिए। तो वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन combinedly termed as denudation, but erosion itself termed as gradation. Erosion itself termed as gradation. Erosion/gradation. बढ़े आगे, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग के बारे में। एक क्वेश्चन है, which one of the following process is gradational process? बताइए, यही पूछ लिया गया क्वेश्चन आपका। इनमें से कौन सी ग्रेडेशनल प्रोसेस है? फोन करूंगा मैं आप लोगों को, फोन उठाना। इनमें से कौन सी ग्रेडेशनल प्रोसेस की कैटेगरी के अंदर आती है? बताइए। ग्रेडेशनल का मतलब क्या होता है? ग्रेडेशनल का मतलब होता है चीजों का टूटना, है ना, कट के जाना। तो ग्रेडेशनल के अंदर कौन सी चीज आती है? यू हैव ऑलमोस्ट 15 सेकंड लेफ्ट टू आंसर। सपना, प्रभास, शालिनी, सभी लोग आंसर कीजिए पोल के अंदर भी। ग्रेडेशनल प्रोसेस 1 2 3 4 5 एंड टाइम्स अप। ठीक है, कौन सी चीज आती है ग्रेडेशनल प्रोसेस के अंदर? लेट्स सी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रोवाइडेड? 65% गधो, बेवकूफो। मतलब अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया, उसके बाद भी 35% बच्चों ने गलत आंसर दिया। व्हाई सो? दिस वेरी, मतलब मैं आपको लिटरली बताऊं ना, दिस इज हाईली डिसरिस्पेक्टफुल टू मी। ये लिटरली इट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू मी एंड फॉर यू आल्सो, कि आप लोगों को कोई सी चीज बताई गई, उसके बाद आपने 65% बच्चों ने सही आंसर दिया। बताइए ये 35% क्यों गलत हो सकते हैं? किसने दिया गलत आंसर में ज्यादा? 16% ने डिपोजिशन पे लगाया। क्यों? क्यों बेटा? वेरी रॉन्ग, है ना। मतलब आपको मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, बट ऐसी जगह पर आप डिसअपॉइंट करते हो। लिटरली इट हर्ट्स जब बंदा आपको पूरे दिल से, मतलब आप लोगों के सामने एक एक चीजें बता रहा हूं, फिर उसको ऐसे नहीं कर सकते यार आप। तो देखो, मैं जो बच्चे सही दिए उनकी बात कर रहा हूं। देवराज सिंह राठौड़, राहुल, अक्षत, भूपेंद्र एंड मुस्कान ने सही जवाब दिया। देवराज, आपको हम टेलीफोन। ग्रेडेशनल का जो पार्ट है, ग्रेडेशनल के अंदर आएगा आपका इरोजनल एजेंट। इसको ऐसे याद करो, denudation, it means weathering, erosion slash नहीं, ये आ जाएंगे आपके denudation के अंदर। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? आपके denudation के अंदर। वही ग्रेडेशन के अंदर ओनली आपका इरोजन जाएगा। ठीक बात, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है चीजों का टूट जाना, यानी ब्रेक डाउन। तो वेदरिंग मतलब चीजों का टूट। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब चीजों का मैकेनिकली टूटना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये बोतल है ना, इसका मैकेनिकली है बहुत ज्यादा टफ, अभी ना उसको ढीला लगाता हूं, खुल जाएगा। ये एकदम से टूट जाना, इसे क्या बोलते हैं? वेदरिंग। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब उसकी सतह पर, देखो इसमें किसी ने गर्म पानी भरा है, जो आपको इस बोतल का हाल दिख रहा ना, इसमें किसी ने भरा गर्म पानी। अब गर्म पानी के चलते इसने पूरा शेप चेंज कर लिया। दिस इज टर्म्ड एज केमिकली चेंज। ये केमिकली ब्रेकडाउन हुआ, और ये क्या हुआ? आपका फिजिकल ब्रेकडाउन। ठीक, चलो। तो वेदरिंग जो होती है, वेदरिंग बेसिकली आपकी दो तरह की होती है। एक होती है आपकी इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू मींस ऑन द साइट, और एक्स सिटू मींस अनदर साइट। चीजों का टूटना, पहली चीज तो चीजों का आपका टूटना। और टूट के फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना, ये टूटा, इसका एग्जांपल कैसे दूंगा मैं? इसका एग्जांपल ऐसे देता हूं, है ना। ये टूटा और टूट के यहीं रखा गया, ये टूटा टूट के यहीं रखा गया, दिस इज कॉल्ड इन सिटू, उसी जगह। और ये टूट के गिर गया, जब ये टूट के गिर गया, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू, जब साइड चेंज हो जाएगी।
तो एक तो टूटना और दूसरा टूट के गिर जाना, ये दोनों इस तरह से आएंगे। बोतल शर्मा गई सर। केमिकल तब ना जब बोतल जल गई, इसका भी शेप चेंज हुआ, तो ये फिजिकल। आप ऐसे मत समझो बेटा, आप उसको देखो, हमारा काम है तोड़ना चीजों को, शुभांकर, चीजों का ब्रेक डाउन। दिस इज द टॉपिक। टॉपिक का नाम आपको हमेशा दिमाग में यही याद रखना। अब वो एजेंट्स होंगे जो इसको बदलेंगे, वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल, दैट ऑल आर द एजेंट्स। ठीक, चलो, तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला आपका फिजिकल। अब फिजिकल एजेंट्स में बात करते हैं फ्रोस्ट की। किसकी? फ्रोस्ट की। अब फ्रोस्ट के थ्रू क्या होता है? अब ऐसा सीन क्या रहता है हमारा कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनफॉल टाइम, है ना, या फिर ड्यूरिंग दी रेनी सीजन ले लो। अब रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश जब होती है तो बारिश के होते हुए चट्टानों के अंदर जो क्रैक्स होता है, उस क्रैक में चल जाता वाटर। रेनी सीजन में चट्टानों के अंदर जो क्रैक्स मौजूद होता है, उस क्रैक के अंदर चला जाता वाटर। जब क्रैक के अंदर वाटर चला गया, ध्यान से सुनना, इसके अंदर आ गया पानी। अब रेनी सीजन के बाद अगला सीजन क्या आता है? रेनी के बाद अगला क्या आता है? आता है बरसात के बाद क्या आता है? ठंड। अब ठंड में पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब पानी का तापमान घटेगा तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? आइस में, बर्फ में। जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा तो उसकी वॉल्यूम एक्सपांड होगी। When density decreases, volume increases. When density decreases, it means volume have to increases. और जब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, अब वो इतना बड़ा छेद था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था ये सब। अब जैसे इसकी वॉल्यूम बढ़ी, जिसने एक्सर्ट किया प्रेशर इस तरफ, और जब इसने प्रेशर एक्सर्ट किया इस तरफ, तो चट्टान को क्या कर दिया? ब्रेक डाउन। मतलब आपकी जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो 9% वॉल्यूम बढ़ती है जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है। और जब 9% वॉल्यूम इंक्रीज होगी, इट क्रिएट्स अ लेटरल प्रेशर। इट क्रिएट अ लेटरल प्रेशर, और उस लेटरल प्रेशर के चलते आपकी चट्टान 2 भाग में टूट जाएगी। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ कि जब हमने उसकी डेंसिटी, पानी से उसको बर्फ बनाया, तो बर्फ के कारण उसकी वॉल्यूम एक्सपांड हो गई और वो आगे जाकर के टूट गया। इसका एग्जांपल आप दूसरे तरीके से ले सकते हो कि जैसे फ्रिज के अंदर मैं इस पानी की बोतल को रखता हूं, है ना, फुल भर के, डीप फ्रीजर में मैंने इसको रख दिया, तो 1-2 दिन बाद अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये पूरी फट जाएगी। ये पूरी क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और जब ये क्यों फट जाएगी? क्योंकि जैसे इसका पानी बर्फ बनेगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, वो वॉल्यूम बढ़ेगी तो फ्रिज के अंदर वो इस बोतल को फोड़ देगा। मतलब क्या कर देगा? टूटना, मतलब वेदरिंग। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ कि पानी जो था, पानी बना बर्फ, और जब पानी बना बर्फ तो ये हुआ चौड़ा, एक्सपांड, और जब इसका एक्सपेंशन हुआ, इट क्रिएट अ वेदरिंग, और यहां पर वेदरिंग का फिनोमेना हमें देखने को मिला। समझ में आया? अब जब पहले माउंटेन एक थी, जब ये 2 टुकड़े हो गए तो इस तरह के टोर्स बन गए, इनको बोलते हैं टोर्स। हाँ बेटा, बहुत टाइम लगता है। सपना, ये जितनी भी चीजें ना, इन सारे फिनोमेना को होने में वक्त लगता है, बट हमारा काम क्या है? यहाँ पर चीजों को तोड़ना। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? आगे बढ़े? शैल वी मूव अहेड? हाँ बेटा भास्कर सैनी, ये टाइम लेता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत ज्यादा। और मैं आपको बताऊं, एक ही सीजन में नहीं होता, ये कई सालों की प्रोसेस में जाकर के एक बार ऐसा टूटता है। अगला आ जाएगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे एक्सपांशन होता है? तो टेम्परेचर का एक्सपांशन क्या होता है? ड्यू टू रैपिडली इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, है ना, रैपिडली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, द पार्टिकल्स ऑफ प्रोब एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड लीड्स टू द वेदरिंग। देखो, टोर्स आर इन सिटू, यस, टोर्स टूट के वहीं थम गए तो दैट आर इन सिटू। अब क्या होता है कि जैसे माउंटेन, अब ये है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, ये एक माउंटेन थी, है ना, या फिर एक रॉक थी। अब इस रॉक के पास, इसके ऊपर गिरी सन की रेस, है ना। अब सनरेज जब इसके ऊपर गिरी तो क्या हुआ? सनरेज के कारण इसके पार्टिकल्स एक्सपांड हो गए, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो क्या देखने को मिला हमें? एक्सपांशन। वहीं दूसरी तरफ आपकी मून लाइट, मून मतलब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, इस एरिया पर क्या हुआ? रिड्यूस। जब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो यहां पर क्या देखने को मिला? कॉन्ट्रैक्शन। और एक बार तो पार्टिकल का एक्सपांशन हुआ, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एंड इट विल लीड्स टू दी, एक टाइम के बाद वेदरिंग। कहने का मेरा मतलब है कि जब दिन में गर्मी पड़ती तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते, है ना, वहीं रात होती तो पास पास आ जाते। अब रात में सब पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाएंगे, दिन में दूर दूर, रात को पास पास, दूर दूर, पास पास, दूर दूर, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? दोनों में क्रेक जनरेट हो जाएगा, एंड दैट क्रेक इज योर वेदरिंग। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, एक्सोजेनेटिक फास्ट होती है एंडोजेनेटिक से, बट एक्सोजेनेटिक अपने आप में भी स्लो है। एंडोजेनेटिक पता कितनी होती है? मिलियंस ऑफ ईयर, 200 मिलियन, 300 मिलियन, और एक्सोजेनेटिक कई सौ साल। बड़े आगे क्लियर हुआ? चलो, है ना, टेम्परेचर से क्लियर हुआ। इसके बाद अगला बढ़ता प्रेशर। प्रेशर में क्या सीन होता है? प्रेशर में होता सीन कि हर चीज का दूसरी चीज के ऊपर एक प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है, हर चीज का दूसरी चीज के ऊपर प्रेशर लग रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूं, मेरे ऊपर मेरे सर का प्रेशर है, कहां पर? मेरी गर्दन के ऊपर, और मेरी गर्दन और सर का प्रेशर है मेरे कंधों के ऊपर। मेरे कंधे, गर्दन और सर का प्रेशर है मेरी चेस्ट के ऊपर। मेरे कंधे, गर्दन,
सर बाल, इनका प्रेशर कम और चेस्ट का प्रेशर कमर के ऊपर, है ना। फिर कमर, चेस्ट, कंधे, गर्दन, मुंह, इन सबका प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा? घुटनों के ऊपर, है ना। वो घुटने के बाद ये पांव तक। तो हर चीज ने, इसने प्रेशर इसके ऊपर, इसने इसके ऊपर, इसने इसके ऊपर, इसने इसके ऊपर, सबका प्रेशर लगा हुआ है। बट जब सबसे ऊपर की लेयर वियर आउट हो जाती है, क्या हो जाती है? वियर आउट हो जाती है आपकी। उस वियर आउट के कारण उसका जो प्रेशर इसके ऊपर से कम हो जाता है, तो इसके पार्टिकल्स एक्सपांड हो जाते हैं। जब इसका प्रेशर कम हो जाता है तो इसके पार्टिकल्स एक्सपांड हो जाते हैं। जैसे प्याज है, प्याज की जब बाहर की लेयर हटती है तो दूसरी लेयर का जो वजन घटता है तो वो भी टूटती है। फिर तीसरी लेयर फॉलो अप ले लेती है, चौथी लेयर, ऐसे करके एक टाइम के बाद सारी चीजें क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? बेसिकली एक्सफोलिएशन मींस लेयर्ड अरेंजमेंट। लेयर्ड अरेंजमेंट, एक के बाद एक। और पहली लेयर हटी मतलब दूसरी हटी, दूसरी लेयर हटी मतलब तीसरी गई। तो जैसे जैसे प्रेशर हटेगा वैसे वैसे लेयर जाएगी, है ना। जैसे क्या बोलते हैं उसको, कि किसी चीज को हमने दबा के रखा, अब वो बाहर का हट गया तो दूसरी लेयर बाहर आ गई, दूसरी हट गई तो तीसरी लेयर बाहर गई, तीसरी, इसी प्रकार से। हाँ बिल्कुल, जो आपकी पत्ता गोभी है ना, वो भी ऐसी होती है बेटा, विशाल। आगे बढ़ेंगे, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग कंप्लीट करने के बाद वी शुड मूव टुवर्ड्स द केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? ठीक है, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? केमिकल वेदरिंग इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोप एंड बाय द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल्स की रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल सोल्ट पार्टिकल्स, एसिड, है ना, कार्बन के एलिमेंट्स, जब ये रिएक्ट करते किसके ऊपर? किसी सरफेस के ऊपर, तो उसकी बाहरी सतह को खुरदरा कर देते, उसकी जो बाहरी सतह है उसको टीयर आउट कर देते। अब ये चीजें फट जाएगी। बट मेन इफेक्ट इज केमिकल रिएक्शन इजंट इंपैक्ट अप टू द ग्रेट डेप्थ। कहने का मेरा मतलब कि कोई अगर बाइक से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, और उसके एक हाथ में बहुत ज्यादा खरोच आई और दूसरा हाथ टूट गया, तो जो हाथ उसका टूटा है दैट इज द फिजिकल वेदरिंग, और जो हाथ में खरोच आई दैट इज द केमिकल वेदरिंग। इट मींस केमिकल वेदरिंग ओनली ओकर अप टू द सरफेस, वही फिजिकल वेदरिंग ओकर अप टू द ग्रेट डेप्थ, जो एकदम इंजरी करे अंदर की तरफ, दैट इज द फिजिकल वेदरिंग, और केमिकल वेदरिंग ऑन द सरफेस। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? बताओ। एंड इट मेनली होगा, देखो केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा किस इलाके के अंदर होगी? उमस भरे इलाके के अंदर, ह्यूमिड रीजन। तो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन इज वेरी फेवरेबल फॉर द केमिकल कंपोजिशन। बताओ, क्लियर हुआ? बिल्कुल, सारी चीजें खत्म होने की तरफ बढ़ रही। एक बार और बताऊं प्रियांशु, ठीक है, जब चीजें सरफेस पर इंपैक्ट करें दैट इज योर केमिकल वेदरिंग, जब चीजें ग्रेट डेप्थ तक जाकर के इंपैक्ट करें दैट इज योर फिजिकल वेदरिंग। अब यहां पर डिसइंटीग्रेशन होगा बट रॉक की सरफेस का, ये सरफेस पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन होगा, और यहां पर किसका हो रहा था? देखो, ग्रेट डेप्थ तक जाकर के डिसइंटीग्रेशन हो रहा, ये कितने अंदर तक डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, और वहां पर होगा सरफेस पर। अब एग्जांपल कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन में क्या होता है? कार्बोनेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, पहले केमिकल एग्जांपल कार्बोनेशन। अब कार्बोनेशन में क्या होता है? कार्बोनेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, पहले केमिकल वेदरिंग का वो समझ में आया? एग्जांपल दूं, एग्जांपल से शुरू करें। अब बेसिकली हम हमारे जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका मोटरसाइकिल, आपका चिमनी, इन सबसे हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट आउट करते हैं। सो वी इमिट CO2 फ्रॉम द टू द एटमॉस्फेयर। अब उसके बाद एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी H2O मौजूद है, मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हम H2O ऑलरेडी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। CO2 हमने इमिट आउट कर दिया। अब इन दोनों से मिलकर के एटमॉस्फेयर में आपको H2CO3 देखने को मिलता है। H2CO3 का मतलब होता है आपका कार्बोनिक एसिड। कौन सा? आपका कार्बोनिक एसिड। अब जो कार्बोनिक एसिड आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ वीक एसिड, एक तरह का वीक एसिड है ना। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड ने तो रिएक्शन कर ली, अब ये रेन वाटर से हो गया मिक्स। अब मिक्स होने के बाद इसकी होती बारिश, इसकी क्या होती? बारिश। इसको हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। इसको क्या बोलते हैं हम? एसिड रेन। और जब एसिड रेन माउंटेन के ऊपर होती तो माउंटेन के जो वीक पार्टिकल्स होते हैं उन वीक पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के अलग कर देती, यानी माउंटेन की सतह पर वीक पार्टिकल्स को ये अलग कर देगी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? आपकी वेदरिंग। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल होता है बेटा। सभी को क्लियर हुआ? सभी को? हाँ, स्वागत पुरेश, प्रोसेड। क्लियर? एक बार रिपीट। रश्मि ध्यान यहां रखो यार। देखो क्या हो गया, एटमॉस्फेयर के अंदर हमने इमिशन किया, इमिशन हुआ CO2 का, और H2O का क्या होगा? इवापोरेशन से एड हो गई, है ना। जब ये दोनों मिली तो इसने कार्बोनिक एसिड बनाया। जब कार्बोनिक एसिड बनाया तो कार्बोनिक एसिड की हुई बारिश,
इवापोरेशन का अगला पॉइंट क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। जब प्रेसिपिटेशन हुआ इसका, तो प्रेसिपिटेशन के बाद नीचे हो गई बारिश, और जब बारिश हो गई तो जैसे ही चट्टान पे गिरा, चट्टान के अंदर जितने वीक वीक पार्टिकल्स थे सब टियर आउट हो गए, है ना। ये केमिकल वेदरिंग का दूसरा। पहला क्या हुआ आपका? नहीं, पहला ये क्या, कार्बोनेशन। दूसरा हो जाएगा आपका हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन में क्या होता है? हाइड्रेशन में क्या होता है? द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल एब्सॉर्ब वाटर एंड चेंज। अब फॉर एग्जांपल कोई सोल्ट पार्टिकल्स है, कोई सोल्ट पार्टिकल्स है ना। अब वो पत्थर पानी में गिरा हुआ है, वो पत्थर पानी में, जब वो पत्थर पानी में, तो पानी में वो पत्थर क्या करेगा? वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा। जो पत्थर पानी में रहता है वो पानी के अंदर वाटर को क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब। जैसे वो वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा। पानी को जैसे एब्सॉर्ब करेगा, वॉल्यूम उसका धीरे 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 करके एक्सपांड हो जाएगा। वो जैसे वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, वाटर को जैसे एब्जॉर्प्शन किया, वॉल्यूम का एक्सपांशन हो जाएगा। जैसे बलून है, बलून के अंदर आप पानी भरोगे तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे फूल जाएगा। वैसे वैसे ये जो पत्थर अंदर पड़ा रहेगा, पत्थर के पार्टिकल्स कैसे हुए? अब ये पार्टिकल्स जैसे जैसे वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन के साथ ऐसे फूलेगा। वो जैसे ही ऐसे फूलेगा, मतलब इसका क्या? वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ गई मतलब क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन की कगार पर आ गया, है ना। ब्रेकडाउन की कगार पर आ गया मतलब क्लियर हुआ? हाँ, तो सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर भी बेटा दरार तो चलती है ना। इतना क्लियर हुआ? चलो, जो चीजें एब्जॉर्ब करता जाएगा वो एक्सपांड होता जाएगा। अगला आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो जंग लगे सरिये, देखा ना आपने? जंग लगे सरिये। अब जंग लगे सरियों में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में हम सपोज करो घर बनाने के लिए सरिये लेकर के आ गए, सरिये लेकर के आ गए और हमने घर बनाना शुरू कर दिया। मस्त घर, सुंदर लग रहा है आपका, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपने जो बचे हुए सरियों को छत पे पटक दिया, बच जाते ना कुछ। अब छत पे 1 साल 2 साल तक वो बारिश में पड़े रहे, फिर जब आप उनको उठाने के लिए जाते हो ना, यूं पकड़ते हो ना, यूं टूट जाते हो। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हुई, और उस रिएक्शन के चलते उसके ऊपर हमें रस्टिंग देखने को मिली। क्या देखने को मिली? रस्टिंग। ठीक है। अब उस रस्टिंग के चलते क्या हुआ? जो रस्टिंग के चलते क्या हुआ? उसका जियो मटेरियल टूट के खत्म हो रहा, उसका मटेरियल खत्म हो रहा, मतलब क्या हो रही? वेदरिंग हो रही है ना। वेदरिंग हो रही, तो वेदरिंग की कंडीशन हमें इस तरह से देखने को मिलती है बेटा। तब जब रस्टिंग होती है या फिर कोरोजन होता है, जंग लग जाती है ना, तो उसकी बाहरी लेयर, अब आपने देखा होगा सबसे पहले बाहर की लेयर पर इंपैक्ट होता है। ऐसा तो है नहीं कि तो एक बड़ा सा पिलर था, एक दिन जंग लगी, एक दिन टूट गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा नहीं होता। हाँ मत करना कोई भी, अगर हाँ कर दिया ना तो देखना। अब जंग लगा लोहे का पिलर, वो बाहर से उसके ऊपर आएगी इरोजन, है ना, तो बाहर कोरोजन हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़े, चलो मूविंग अहेड। अगला आता बायोलॉजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में हमको क्या देखने को मिलता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है आपका कि बायोलॉजिकली चीजों का टूट के अलग हो जाना, दैट इज समड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। चीजों का बायोलॉजिकली टूटना और टूट के अलग हो जाना, दैट इज समड एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब इसमें क्या होता है? देखो, वेदरिंग ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, रोडेंट एंड टर्माइट्स। अब क्या होता है बेटा कि जैसे प्लांट है, अब इस प्लांट ने क्या किया? इसकी हरकत देखो, कहां होगा? इतनी जगह है धरती पर, कई जगह है, बट इसने कहां इसको छेड़छाड़ करनी थी? माउंटेन के ऊपर। अब माउंटेन के ऊपर जैसे प्लांट लगता, तो प्लांट क्या करता? उसकी जड़ें अंदर पेनिट्रेट करता, पेनिट्रेट करता मतलब अंदर धंसना। अब जैसे ही वो जड़ों को अंदर पेनिट्रेट करता, इट मींस क्या हो गया? आपको यहाँ पर एक एक्सपेंशन देखने को मिला। क्या देखने को मिला? एक्सपेंशन। और उसके चलते आपको यहाँ पर दो चीजों में डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब क्या हो गया? आपकी वेदरिंग, है ना, इतना हो गया। दूसरा आपका जानवर, जैसे कि कई सारे चूहे हैं, चूहे के बाद आपकी चींटियां होती है, चींटियों के बाद आपका खरगोश होता है। अभी खरगोश क्या करते हैं? चट्टानों के अंदर बिल बना देते, है ना। वो चट्टानों के अंदर बिल बना देते, तो बिल बनाने के बाद क्या होता है बेटा? रोक के ऊपर रस्टिंग नहीं होती कौशिक, रोक के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है उसमें तो रस्टिंग होती है ना दादा, उसमें तो रस्टिंग होगी ना, उसमें तो एलिमेंट्स में मिक्सचर होगा ना, जितने भी आयरन है, एल्यूमिनियम, सबके ऑक्साइड पर काम करेगा वो। ठीक, तो अब ये क्या करता है? जैसे हनी बेजर, हनी बेजर का मतलब होता है कबर बिच्छू। अब एक ऐसा जानवर है जो कबर को खोदता है और कबर को खोदने के बाद उससे मुर्दे निकाल लेता है और मुर्दे खा जाता है। ये हो गया आपका हनी बेजर। अब हनी बेजर जब कबर से मुर्दे खोद के निकाल के खा जाता, तो क्या वो माउंटेन को खोदने में टाइम लगेगा? आजकल तो कब्र सीमेंटेड हो गई। जब सीमेंटेड हो गई ना, जो कब्रिस्तान होता है, जब लोग उसको कब्र के अंदर दफनाते रहते थे ना मुर्दे को, तब हनी बेजर पीछे से झांक के देखता रहता था उनको ऐसे। जैसे वो जाते थे, पीछे पीछे जाता था, कब्र खोदता था, मुर्दा निकालता था, खा जाता। अगर उसके अंदर इतनी ताकत है तो क्या करेगा? क्या वो माउंटेन को नहीं इरोड कर सकता? इस तरह से ये माउंटेन का इरोजन कर देते हैं, माउंटेन की वेदरिंग कर देते हैं। ये बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो अब आ जाते हैं मास मूवमेंट के ऊपर। 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 मास मूवमेंट, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चीजों का टूटना और टूट के नीचे गिर जाना, दैट इज टर्म्ड एज योर ग्रेविटी के अंदर चीजों का टूटना। हनी बेजर कबर बिच्छू का नाम से नहीं सुना? आप लोग भी कम थोड़ी हो कबर बिच्छू से, है ना, बिच्छू। तो चीजों का, जो चीजें टूटी हुई थी, उन चीजों का ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरना इज टर्म्ड एज योर मास मूवमेंट। मास मूवमेंट बेसिकली स्लो और सडन होता है। एक तो स्लो होता है, जो धीरे 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 गिरता रहता है ना, जिसको सोलिफ्लक्शन बोलते हैं। कि आपने देखा होगा जैसे चक्की से आटा गिरता है ना धीरे धीरे, वैसे के वैसे ही माउंटेन से रेत गिरती रहती, वो स्लो मूवमेंट के अंदर आ जाता है। सडन मूवमेंट के अंदर क्या होता है? बड़ा सा पत्थर बूम से गिर गया, दैट इज अंडर द रैपिड मूवमेंट। ठीक है, जैसे यहां पर ये पूरा एक दूसरे से अलाइन था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ मास मूवमेंट ये टूट के कहां गिर गया? यहां पे। इट मींस क्या हुआ? मास मूवमेंट, ये चीजें टूट के नीचे गिर गई। प्रेजेंस किसकी थी?
ग्रेविटी। इन्फ्लुएंस किसका था? ग्रेविटी का। ठीक, अब इसको एक एक करके जाते हैं। इसमें आता है ये रॉकफॉल। रॉकफॉल इसे क्या बोलते हैं? रॉकफॉल, जब माउंटेन से पत्थर का डायरेक्टली नीचे गिरना। उल्टी दिशा में गिरा दिया मैंने। जब माउंटेन से पत्थर का डायरेक्टली नीचे गिरना, डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड रॉकफॉल। जो रोड पे आपने बोल्डर्स देखे होंगे, रोड पर आपने ये देखे होंगे, ठीक है? दिस इज कॉल्ड दी आपका रॉकफॉल। फिर आता अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो में ल्यूब्रिकेंट लगता है, जैसे कि वो रेन वाटर भी हो सकता है। जब पानी बह के आएगा तो पानी अपने साथ साथ बहा के लाएगा और इस तरह से चीजों को यहां पर डिपॉजिट कर देगा। मतलब ये देखो, फ्लो हो रहा है ना, मास यहां से कट के नीचे गिरा, दैट इज कॉल्ड अर्थ फ्लो। नहीं होगा अमन सिन्हा बेटा, जो आपका क्वेश्चन है ना, ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट क्यों होगा? टेक्टोनिक तो इंटीरियर की प्रोसेस है ना, दैट कम्स अंडर द एंडोजेनेटिक फोर्स, नॉट अंडर द एक्सोजेनेटिक फोर्स, तो नहीं होगा। रिवर में होता ना। अगला आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट, दैट इज द स्लाइड, जिसमें चीजें स्लाइड होकर के नीचे आती है। इसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। ऐसे गिरना। अपने आप कहां गिरा? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा बेटा। जब वेदरिंग हो जाती है रश्मि, तो टूट के नीचे गिरना होता है। जैसे यहां वेदरिंग हो गई बारिश की वजह से, तब उसका अगला काम क्या है? टूट जाना। अगला काम क्या है? टूट जाना। नहीं रोहन, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से नहीं है, दिस इज अंडर दी ग्रेविटी। अब वो ग्रेविटी को आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, दैट इज डिफरेंट थिंग। बेटा विशाल कुमार कहां से? यूके। यूके मतलब उत्तराखंड बोल रहे हो क्या? ठीक है ठीक है, मेरे को गुस्सा आ जाता, मैं समझ लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का नहीं है, इंडिया में भी होता है ना, उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब आ जाता इरोजन, अगला पार्ट। अब मैंने क्या क्या बता दिया आपको, एक रिवीजन कर ले। सर जी कर लेते हैं, चलो तो कर लेते हैं। वेदरिंग, वेदरिंग में आपको क्या देखने को मिला? फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिला? टेम्परेचर, फ्रोस्ट और प्रेशर। ठीक, फिर आ गई हमारी केमिकल वेदरिंग, है ना? इसके अंदर क्या देखने को मिला केमिकल वेदरिंग के अंदर? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन। फिर आ जाएगी आपकी बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब ये दो तरह से हो सकती है। फ्लोरा मतलब ट्रीज, फियोना मतलब एनिमल्स। ठीक, ये आपका वेदरिंग का पार्ट हो गया। अब वेदरिंग के बाद इधर आ जाएगा हमारा मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड वी हैव रैपिड, दूसरा स्लो मूवमेंट, है ना? ये आपका हो जाएगा। और ऑन द बेसिस किस तरह से गिरते हैं, तो एक आपका हो जाएगा अर्थ फ्लो, रॉकफॉल और लैंडस्लाइड। यहां पर ये चीजें कंप्लीट। हाँ, लैंडस्लाइड एकदम से होता बेटा। लैंडस्लाइड वाली चीजें हमें एकदम से देखने को मिलती है और ये चीजें धीरे धीरे देखने को मिलती है। एक्चुअल में ये रॉकफॉल, अर्थ फ्लो, ये सब ना रैपिड और स्लो में मिक्स होकर के आते हैं। इतना समझ में आया सभी को? इतना क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। नाजिया क्लियर हुआ? ठीक है। चैप्टर के अंदर जो भी हमने पढ़ा अभी तक,
क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि केमिकल वेदरिंग कौन से एरिया में होती है, तो आपका आंसर होगा हॉट एंड ह्यूमिड, है ना। किसको मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं, तो फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सोलिफ्लक्शन का मतलब होता है चीजों का धीरे 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 गिरना, बताऊंगा मैं आपको उसको आगे। एवलांच जो होता है ना, एवलांच भी इसी में आता है। उसके अंदर आपका एवलांच भी आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज इरोजन बाय रनिंग वाटर। अब इरोजन जो है, इरोजन के कुछ एजेंट्स है ना। इरोजन का मतलब क्या होता है, चीजों का कटना या फिर चीजों के ऊपर कटाव होना। अब जो कटाव होता है, वो कटाव भी ऐसे तो होता नहीं है कि चीजें कट गई, नॉर्मली कट गई। उसके लिए एक तरीका होता है। तो जैसे कि रनिंग वाटर, रनिंग वाटर कैसे इरोजन करता है आज हम वो जानते हैं। रनिंग वाटर की वजह से जो इरोजन कैसे होता है उस चीज को आज हम डिस्कस करते हैं। अब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन ऑफ लैंडफॉर्म। जो काइनेटिक एनर्जी होती है फ्लोइंग वाटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन ऑफ लैंडफॉर्म। इट टेक्स द पार्टिकल्स अवे, इट टेक्स द पार्टिकल्स अवे। कि पहले क्या होता है, जैसे रोड है, आप इसको देखो, पहले रोड यहां तक का होगा, पहले रोड यहां तक का था, फिर क्या हुआ, एकदम से ये चीजें तोड़ी, तोड़ने के बाद बहा के आगे लेकर के गया। चीजों को तोड़ना, तोड़ के बहा के, तो इरोजन का मतलब हुआ, इरोजन का मैंने क्या बोला था, पहले एक्विजिशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, पहले एक्विजिशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों आपके इरोजन के अंदर आएगा। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज रिस्पांसिबल फॉर इरोजन ऑफ लैंडफॉर्म एंड टेक्स अवे द इरोडेड मटेरियल्स विद टू द डिफरेंट प्लेस। मतलब पहले चीजों को तोड़ना और तोड़ के आगे भाग के लेकर के जाना, दैट कम्स अंडर द इरोजन। एंड इरोजन बाय रनिंग वाटर्स इज नोन एज फ्लूवियल इरोजन। और ये क्वेश्चन आपसे सीडीएस ने पूछा है, फ्लूवियल इरोजन किसे कहते हैं, फ्लूवियल इरोजन किसे कहते हैं, है ना। तो फ्लूवियल इरोजन आपका इरोजन बाय रनिंग वाटर होता है, उसे हम फ्लूवियल इरोजन बेसिकली कहते हैं। समझ में आ गया। देखो हवा से भी होगा ना देवराज सिंह, यार मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब तक हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट आपने नहीं देखा था क्या, ये क्या लिखा तो है, इरोजन रनिंग वाटर से भी होगा, ग्राउंड वाटर से भी होगा, ग्लेशियर से भी होगा, सी वेव से भी होगा और विंड से भी होगा। एक एक करके आप सभी का देखेंगे, इनसे लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। हाँ हानोक, उसके बारे में भी मैं बेटा आपको बता दूंगा, सिक्किम वाले लैंडफॉर्म के बारे में भी। ठीक, अब इसको आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे लेकर के चलते हैं। इरोजन, अब इरोजन एक नदी जो करती है, रनिंग वाटर मतलब नदी के थ्रू इरोजन। तो जो इरोजन नदी करती है ना बेटा, बेसिकली वो 3 स्टेजेस में होता है, एक यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज। इन 3 स्टेजेस में हमें इरोजन देखने को मिलता है बाय दी रनिंग वाटर। ठीक है, 3 स्टेजेस में। तो कैसे, अब यहां पर जमी थी क्या आपकी बर्फ, अब इसके मेल्ट होने की वजह से, इस आइस के मेल्ट होने की वजह से यहां से पानी आया, है ना। ठीक, अब नदी एक स्टेज होती है, नदी की एक स्टेज होती है जिसके अंदर हम ये जानते हैं कि वो इरोजन कैसे करेगी। तो दिस इज द यूथ स्टेज, दिस इज द यूथ स्टेज ऑफ रिवर। जब नदी यहां से आगे बहने लगती है ऐसे, ये दिस इज द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर। और एंड आता है जब नदी के अंदर पानी भी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा और एकदम शांत बहती है, दैट इज द ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। अब कहानी क्या बनती है, कहानी ये बनती है, कहानी ये बनती है बेटा कि जैसे यूथ स्टेज है, यूथ स्टेज में आपने, जैसे हम यूथ स्टेज देखें, यूथ स्टेज इज द स्टेज ऑफ एनर्जी। जब इंसान एनर्जी से भरपूर होता है, ताकतवर होता है, कूद कूद के बहता है, तो कूद कूद के कब बहता है, यूथ स्टेज में। मैच्योर स्टेज में अपने आप को थोड़ा शांत करता है, चीजों को समझता है, और ओल्ड स्टेज में सिर्फ ऑब्जर्व करता है चीजों को। तो यूथ स्टेज जो था, इस यूथ स्टेज के अंदर जैसे नदी उछल उछल के बहती, कूद कूद के, तो इरोजन भी ज्यादा करती है ना। जैसे आपने देखा होगा अधजल गगरी झलकत जात, तब जानते हैं हम ये कि हम जैसे बचपन में मम्मी के साथ मटका लेकर के या फिर छोटा जो भी कंटेनर होता था स्टील का, उसको लेकर के पानी लेने जाते थे कुएं पर, है ना। तो मम्मी आगे चलती थी, पर क्योंकि मम्मी अकेली जाती थी तो अपन भी साथ हो लेते थे। हमने कुएं से बाल्टी से पानी डाल के उसमें भर लिया, मम्मी का तो मटका फुल भरा होता था और अपना जो होता था वो आधा होता था, क्योंकि छोटे बच्चे वजन कम। अब हम मम्मी के आगे चलते रहते, वो पूरा हिलता रहता था, ऐसे चलते चलते वो गगरी, अधजल गगरी, वो गगरी पूरी हिलती थी, पूरे माथे से पानी टपकता हुआ पीठ के अंदर से घुसता हुआ चला जाता था, कमर तक पानी बहता था, ऐसे हम चलते रहते थे। ठीक है, दूसरा मम्मी जो होती थी उनका मटका पूरा भरा होता था, अब वो जब चलती थी हमारे पीछे, उनका मटका बिल्कुल नहीं हिलता था और ना उस मटके का पानी आता, बट हम पूरे भीगे रहते थे। ठीक उसी प्रकार से जब नदी की ओल्ड स्टेज शुरू होती तो एकदम शांत होकर के बहती, नो इरोजन, बट यहां पर वो इरोजन ज्यादा हो सकती है, यहां पर इरोजन ज्यादा करेगी। ठीक उसी प्रकार से इरोजन विल मोर प्रोमिनेंट इनटू द यूथ स्टेज, बट द डिपोजिशन इज मोर प्रोमिनेंट इन द ओल्ड स्टेज। मैच्योर स्टेज के अंदर और यंग स्टेज के अंदर आपको इरोजन देखने को मिलेगा, बट मैच्योर, लेटर मैच्योर में और ओल्ड में आपको इरोजन की जगह डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब कैसे कैसे नदी पे लैंडफॉर्म बनते हैं। जब नदी की यूथ स्टेज होती है वहां पर हमें देखने को मिलता है वाटरफॉल। क्या देखने को मिलता है, वाटरफॉल, जैसे कि यहां पर दिख रहा। अब नदी जैसे ये पहाड़ों से उतरती है तो पानी को नीचे गिराएगी, और जब पानी को नीचे गिराती है तो हमको क्या देखने को मिलता है, लैंडफॉर्म जिसे हम बोलते हैं वाटरफॉल।
जब नदी का पानी एकदम स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरता है, जब रिवर वाटर स्टेप बाय स्टेप गिरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जब ये स्टेप बाय स्टेप गिरता है, इसे हम बोलते हैं कास्केड। ये जब सीढ़ी दर सीढ़ी में ये गिरता है, वी टर्म दिस कास्केड। कास्केड बहुत सुंदर होते हैं देखने में, इनको हम झरने की कैटेगरी में भी रखते हैं। ये इतना स्मूथनिंग होता है, इनकी आवाज एक थेरेपी की तरह काम करती है कि जब अगर आप जंगल के अंदर इन कास्केड के किनारे बैठे रहोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि फॉर एग्जांपल मतलब हमारा वो हो रहा है, रिहेब हो रहा है, इनलाइटनमेंट हो रहा है ना? ये कास्केड की कंडीशन है। कास्केड के बाद आगे बढ़ेंगे, विल कम विद द रिवर टेरेस। रिवर टेरेस क्या होते हैं? रिवर टेरेस ऐसे होते हैं जो नदी पहले यहां तक बहती थी, नदी पहले यहां तक बहती थी, फिर नदी ने क्या किया, अंदर अंदर इरोड करना शुरू किया, हेडवर्ड इरोजन शुरू किया। जब नदी ने हेडवर्ड इरोजन शुरू किया तो क्या हुआ, नदी गहराई में जाने लगी। जब नदी गहराई में जाने लगी तो पहले यहां तक पानी आ रहा था, वो नहीं आ रहा, फिर पानी यहां तक आने लगा, फिर नदी ने और गहराई में वो किया तो पानी और नीचे चला गया, और नीचे चला गया। तो ये जो पहले पुराने किनारे थे, इनको हम बोलते हैं रिवर टेरेस। कुछ पैरेलल रिवर टेरेस होते हैं और कुछ अनपैरेलल रिवर टेरेस होते हैं। कुछ पैरेलल रिवर टेरेस होते हैं और कुछ अनपैरेलल होते हैं। रिवर टेरेस, रिवर टेरेस समझ में आए? बताओ बेटा। क्लियर हुआ? रिवर टेरेस मतलब नदी के दो मुहाने, पहले बड़े थे, छोटे हुए छोटे हुए छोटे हुए, क्योंकि नदी अंदर की तरफ काटती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वी शेप्ड वैली। नेक्स्ट इज वी शेप्ड वैली, है ना? ये इस तरह से, ये भी रिवर ही बनाती है। चलो अगला आ जाएगा आपका पोर्ट होल्स। ये एक तरह के केटल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चर लाइक केटल, जो अंदर की तरफ जाता है और पानी में व्रिल करता है। जब ये घूमता है, जब ये घूमता है तो घूमने की वजह से इस तरह के होल्स बना देता है रिवर बेड के ऊपर। कहां पर? रिवर बेड पर। इसे हम पोर्ट होल्स बोलते हैं। ये रिवर बेड है। तो आपने धुआंधार देखा? बिल्कुल देखा बेटा, मध्य प्रदेश के अंदर भेड़ाघाट, धुआंधार, जबलपुर के अंदर 64 योगिनी मंदिर के नीचे। पोर्ट होल समझ में आया? पोर्ट होल के बाद आगे बढ़ेंगे, अगला लैंडफॉर्म बनता है हमारा प्लंज पुल। अगला लैंडफॉर्म क्या बनता है? प्लंज पुल। अब जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे की तरफ यहां पर जो डिप्रेशन बनता है, ये डिप्रेशन इज टर्म्ड एज प्लंज पुल। दिस इज कॉल्ड एज प्लंज पुल। प्लंज पुल के बाद आता है आपका रिवर का इस तरह का शेप, जब वो सर्प के आकार में बहता है, इसे हम बोलते हैं मियंडर पाथ। दिस इज टर्म्ड एज मियंडर पाथ, जब रिवर इस तरह से बहती है। पोर्ट होल्स ऐसे होते हैं ना बेटा, ये जैसे रोड पे गड्ढे होते हैं ना, इसी तरह से दिखाई देते हैं। तो ये आपका मियंडर पाथ, जो बिल्कुल आपको कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? बेसिकली ये आपको मेच्योर में ही दिखाई देता है, मेच्योर ओल्ड, यहां पर आपको मियंडर पाथ देखने को मिलता है। ठीक, फिर इसमें एक और सीन देखने को मिलता है मियंडर पाथ के साथ, नेचुरल लेवी। क्या देखने को मिलता है? नेचुरल लेवी, जो कॉन्वेक्स साइड होती है, कॉन्वेक्स साइड ऑफ रिवर, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं पॉइंट बार। कॉन्वेक्स साइड ऑफ रिवर पर क्या देखने को मिलते हैं? पॉइंट बार। और जो कॉन्केव साइड होती है ना, यहां पर जो दूर तक फैले हुए होते हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं पॉइंट बार। जब नदी बहती है और अपनी मिट्टी, दीस आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। नदी यहां डिपॉजिट कर रही है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है आपका पॉइंट बार। यहीं पर जो बाहर की तरफ डिपोजिशन होता है, इसे हम बोलते हैं नेचुरल लेवी। नेचुरल लेवी जो बाहर की तरफ होता है। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? रिवर के बाढ़ जहां पर आती है, बाढ़ का पानी जहां तक जाता है, दैट आर टर्म्ड एज फ्लड प्लेन्स।
थोड़ा गलत हो गया जल्दी में, ये आएगा कॉनकेव साइड, जो अंदर की तरफ है, कॉनकेव साइड। सर कैनियन और गोर्ज क्या होता है? देखो बेटा, कैनियन जो होता है ना, कैनियन आपका स्टेप साइडेड होता है, गोर्ज आपका डीप होता है, एकदम स्ट्रेट, और वी शेप्ड वैली ऐसा होता है। अगर स्टेप साइडेड वैली है, मतलब कोई खाई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप है, तो उसको हम कैनियन बोलेंगे। गोर्ज बोलेंगे जो एकदम गहरी है, और वी शेप्ड बोलेंगे जेंटल स्लोप के साथ। मतलब दिस इज कॉल्ड योर कैनियन। जब एकदम वैली इस टाइप की हो, खड़ी, दिस इज कॉल्ड गॉर्ज। और जब ऐसा सिंपल डायरेक्शन हो, दिस कॉल्ड वी शेप्ड। इसका एग्जांपल ले लो बूढ़ी गंडक, इसका एग्जांपल नहीं, आगे आएगा तो ऑक्सबो लेक का। ठीक, तो नेचुरल लेवी जो पास में होते हैं एकदम, जो किनारा होता है ना, उस किनारे, नदी का जो किनारा है, सपोज करो ये रिवर है ना, और इसके किनारे के एकदम पास में जो जमा होते हैं, दीस आर टर्म्ड एज नेचुरल लेवीज। और जो दूर तक होते हैं ये, दीस आर टर्म्ड एज पॉइंट बार। पॉइंट बार दूर तक की डिस्टेंस कवर करते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इन पॉइंट बार को होते हुए नदी ऐसे जुड़ जाती है, और यहां से सीधी बहती, इससे मिल जाती है, और ये पार्ट कट के अलग हो जाता है, इसको हम बोलते थे ऑक्सबो लेक। नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार क्लियर हुए? जल्दी बताओ, अगर आप इसको सही से समझते हो तो पूरी जियोमॉर्फोलॉजी आ जाएगी इसमें। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। डिफरेंस बेटा आपको ये डायग्राम में समझ में आ रहा है? देखो, क्लोज टू दी रिवर आपका नेचुरल लेवी, अवे फ्रॉम द रिवर या फिर रिवर से दूर तक जो देखने को मिलता है, दैट इज पॉइंट बार। आगे दिस टर्म्ड एज एलुवियल फेंस। एलुवियल फेंस ये क्या होता है? जब नदी जैसे पहाड़ों से निकल के बाहर आती है और वो मिट्टी को जमा करती है, वहां पर हमें एलुवियल फेंस देखने को मिलता है। जैसे कि गंगा नदी जैसे ऋषिकेश में उतरती है, तो ऋषिकेश में उतर के इस तरह की मिट्टी वहां पर जमा कर देती है बाहर की तरफ, और इस तरह का जो जमा होता है मिट्टी का, इसे हम बोलते हैं आपका एलुवियल फेंस। क्या बोलते हैं बेटा? एलुवियल फेंस। जब पहाड़ से फर्स्ट टाइम प्लेन्स में एंटर होती है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सबो लेक। जब रिवर का पाथ इस तरह का होता है, और जब इलोंगेटेड इतना ज्यादा हो जाए, तो इस साइड वाले हिस्से को क्या कर देती? काट देती। जब इसको काट देगी तो क्या बन जाएगा आपका? जो कटा हुआ हिस्सा है, वो कटा हुआ हिस्सा आगे जाकर के आपका ऑक्सबो लेक बन जाएगा। कौन सी रिवर के अंदर देखने को मिलता है? बूढ़ी गंडक। जो गंडक रिवर है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, उसमें हमें देखने को मिलता है, बूढ़ी गंडक में। और एंड में जहां नदी अपना पानी जाकर के डिपोजिट डिस्चार्ज कर देती, किसके अंदर? सी के अंदर, वहां पर आपको देखने को मिलता डेल्टा, यूनियन पॉइंट। जब रिवर सी से मिल जाती है, उनका मीटअप होता है, वहां पर वो जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी से बनता आपका डेल्टा। उस मिट्टी से क्या बनता? डेल्टा। जब कहां पर? रिवर आपकी समुद्र से जाकर के मिल जाती है, तब आपका डेल्टा बनता है। ये एंड पॉइंट हो गया यहां पे। ठीक है, कल की जो कहानी होगी वो इसके आगे से हम शुरू करेंगे। क्लियर है बेटा? सभी लोगों को बताओ जल्दी मुझे। ऑक्सबो लेक एक बार और बताना है। ऑक्सबो लेक में क्या होता है बेटा, कि जब रिवर ऐसे बहती है और वो इतनी इलोंगेटेड हो जाती है कि वो अपने ही पाथ को वापस आगे जाकर के ज्वाइन कर ले, और जब वो ऐसा कर लेती है ये इस तरह से, तो क्या होता है? एक हिस्से को काट के अलग फेंक देती है। अब कुछ दिन बाद नदी है इसको काट के अलग फेंक देगी, और यहां से सीधी बहने लग जाएगी। ये एक और ऑक्सबो लेक बन जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज योर डेल्टा। दिस इज योर डेल्टा। चलो